Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Shlek and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। यहाँ हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाते हैं। आज की प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। वेलकम पुनीत। थैंक यू राजेश। चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस। Benchmark domestic indices rise over 0.5%. Sensex gains more than 400 points. Nifty settles around 25,900. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says no stone will remain unturned to ensure fair, equitable and balanced India-EU free trade agreement. And global crude oil prices fall over 1%. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आधे प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। सेंसेक्स 400 से ऊपर गया, निफ्टी लगभग 25,900 के स्तर पर बना रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को सुनिश्चित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. रुक करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने आज आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 3 दिन की गिरावट के दौर का अंत किया। दोनों सूचकांक शुरुआत में कमजोर नजर आए, लेकिन बाद में रिकवरी हुई और सत्र के अंत तक सूचकांक बढ़त में रहे। सेंसेक्स 427 अंक की बढ़त के साथ 84,818 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 141 अंकों की बढ़त के साथ 25,899 पर पहुंचा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार सूचकांक भी बढ़त में रहे। मिड कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त रही, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में आधे प्रतिशत का इजाफा हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, closed over 0.5% higher today, snapping their 3-day losing streak. Both indices had witnessed slight weakness in the early trade. However, they later rebounded and maintained a positive trajectory for the rest of the session. The Sensex surged 427 points to close at 84,818, while the Nifty added 141 points to settle at 25,899. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also climbed in line with frontline indices. The mid-cap index gained 0.8%, while the small-cap index advanced 0.5%. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयर लाभ में रहे। शीर्ष लाभार्थियों में एटर्नल ने 2.7% से अधिक की बढ़त हासिल की। टाटा स्टील्स ने भी लगभग 2.6% ऊंची छलांग लगाई और कोटक बैंक ने 2.4% से अधिक की वृद्धि दर्ज की। शीर्ष गिरावट वाले शेयर्स में सर्वप्रथम एशियन पेंट्स ने 0.9%, भारतीय एयरटेल 0.6% और एक्सिस बैंक में आधे प्रतिशत की गिरावट देखी गई। Across sectoral indices at the BSE, barring oil and gas, which dipped over 0.1%, all other sectors registered gains. Among the top advancers, metal jumped over 1.1%, auto added nearly 1.1%, and commodities rose more than 0.9%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,248 companies advanced, 1,742 declined, and 151 remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 40 पैसे गिरकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स, जो दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, अंतर्दिवसीय कारोबार में 98.52 पर कारोबार कर रहा था। पुरी जी, आज बाजार में रिकवरी देखने को मिली है 2-3 दिनों के लगातार सेशन की गिरावट के बाद में। मैं चाहूंगी कि आप इसे विस्तार से समझाएं, विस्तार से बताएं कि किस तरीके से क्या कारक रहे जिस वजह से आज बाजार एक अपलिफ्ट हुआ। बिल्कुल पराची, देखिए पिछले कई सत्रों से हमने देखा 3 दिन से लगातार बाजार में भारी गिरावट थी। पर्टिकुलरली जो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स हैं और जहां ज्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, वहां पर हम काफी गिरावट देख रहे थे और एक मायूसी का माहौल था। काफी क्रिटिकल लेवल से 26,000 का लेवल निफ्टी का था, 85,000 का लेवल सेंसेक्स का था। वो सब जो सपोर्ट, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी, वो ब्रेक हुई मार्केट्स में और काफी एक नकारात्मक, एक नेगेटिव आउटलुक था मार्केट्स का। लेकिन कल रात को काफी पॉजिटिव, अगर हम ग्लोबल स्टेज पर देखें तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे। पहली बात, सबसे बड़ी बात थी जो अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कट किया 25 बेसिस पॉइंट का, और साथ में उनकी जो कमेंट्री थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। कमेंट्री में उन्होंने कहा कि वो आगे आने वाले समय में भी सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमी को वो तैयार है। तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय के लिए यूएसए में इंटरेस्ट रेट और नीचे जाएंगे, साथ ही जो लिक्विडिटी सपोर्ट है, यानी वो ज्यादा डॉलर्स बाजार को सप्लाई करेंगे, ज्यादा सपोर्ट देंगे, उससे जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका की भी और विश्व की, उसको सपोर्ट मिलेगा। इसके चलते हमने देखा कि थोड़ा डॉलर इंडेक्स में वहां पर कमी आई। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं, दूसरे बाजार हैं, एशिया के जो बाजार थे, जापान देखें या दूसरे बाजार देखें, वहां भी सपोर्ट रहा। तो एक ग्लोबल जो मार्केट्स थी उनका सपोर्ट आज इंडियन मार्केट्स को अच्छा मिला और उसकी वजह से जो वैल्यू बाइंग थी, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इसको देखा। साथ में हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट कुछ सेक्टर्स है, आईटी, मेटल्स, वहां पर आज सपोर्ट रही। उसका कुछ कारण यह है कि जो कमोडिटीज सेक्टर है, वहां पर अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो मेटल्स में हमने उसमें तेजी देखी। तो इस प्रकार से ये देखें तो ओवरऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबल जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो था वो भी बहुत पॉजिटिव है। कुल मिलाकर जो एक वैल्यू, मतलब ऐसा लगा आज के बाजार में जो वैल्यू बायर है, यानी जो अच्छे सस्ते दामों पर शेयर्स खरीदने की हिम्मत रखते हैं, वो उनका बाजार में शायद आज दोबारा से आना। So Puneet, how sustainable is this rally? We have had a 3-day losing streak. So what are the factors which will help it to sustain? Rajesh, so right now the markets are kind of standing at a crossroad. We have certain factors which are very positive. So in India, if you look at domestic factors, we have very strong GDP growth. We have economic reforms going on. We have certain sectors doing very well. So there seems to be nothing wrong with the domestic economy. But internationally, if you see, there are many pressures right now. So economic growth in certain areas, that is coming down. Particularly if I look at Japan, because in Japan we are used to seeing very low interest rates, almost zero interest rates in Japan for the last 30 years. And suddenly in Japan we see there's inflation, there's a spike in bond yields. Now Japan is one of the most important markets of supplying liquidity to the world, to investors. Usually, people borrow in yen, which is almost free of cost. There's no interest on yen loans, and then they invest in assets across the world. But that is changing. So internationally also there's a big challenge on financial side. So I think, therefore we see this volatility. On 2-3 days the markets will go down and then they suddenly jump. I think this will continue for another 3, 4, 5, 6 months, and then maybe by middle of next year we'll stabilize. So I was hinting at the trade deal, how sustainable it is, because the trade deal is something that all of us are waiting for. Day before it was a Basmati scandal that came up. I should not say scandal, it was a Basmati deal that Mr. Trump had a problem with. And going forward, we will discuss after this story on the US Fed cut. He wanted higher rate cut to happen. So what's your take on this? I mean, how is all this going to fan out? So one important factor which has emerged in last 1 year is that the US policy, economic policy, is very volatile, very unpredictable, honestly. Nobody seems to have any handle on what Trump is going to do next, vis-a-vis interest rates, vis-a-vis institutions like US Fed, vis-a-vis tariffs. And you can't take a risk. You can't predict that this is what is going to happen in US. It changes overnight.
And that is what we see continuing in the present scenario. So within this very volatile scenario, I think US trade deal, like we all say that we are very close to the trade deal. It may happen tomorrow, and then it may not happen for many months to come. In fact, today itself, I was reading a statement from the chief economic advisor. He said that we have sorted out most of the issues in the trade deal. And yet he said that I will be surprised if we don't have a trade deal by March. So while we have this confidence, even then, I mean, you're not sure. You don't know in which direction we are going. So I'm hopeful that we'll have a trade deal in next couple of months. And then again, it's so uncertain. क्या इस ट्रेड डील के संकेत को जानने के बाद क्या हम इस चीज को कारण मान सकते हैं, इस बात को, कि इस वजह से मार्केट में अपलिफ्टमेंट मिला है हमें देखने को? प्राची, देखिए, ट्रेड डील एक बहुत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन होगा भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इस ट्रेड डील के आने से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर कि हम इस विश्व के बाजार में या विश्व के जो ट्रेड स्ट्रक्चर है उसमें भारत का क्या स्थान होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पहली चीज। दूसरा, हमारा उनके साथ बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस है। चाइना के साथ भी हम बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं, लेकिन चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। अमेरिका से तो हमें कमाई होती है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ट्रेड रिलेशंस अमेरिका से हमारे बने रहें। और मुझे लगता है जो रुपये में आप वीकनेस देख रहे हैं कि 90 से भी नीचे अब रुपया चल रहा है वीजा भी डॉलर, उसको भी थोड़ा स्टेबिलिटी मिलेगी अगर ट्रेड डील होगी। और ट्रेड डील अगर नहीं होती है या देर होती है तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा हमारे व्यापार के लिए। Moving on, the US Federal Reserve has cut its benchmark interest rate by 0.25 percentage points, bringing the federal funds rate to its lowest level since early 2022. This is the Fed's third consecutive rate cut since September, totaling a 0.75 percentage point reduction this year. Speaking at the post-meeting press conference, Fed Chair Jeremy Powell said the reduction puts the Fed in a comfortable position as far as rates go. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 3.5 to 3.75%. In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. There is no risk-free path for policy as we navigate this tension between our employment and inflation goals. This further normalization of our policy stance should help stabilize the labor market while allowing inflation to resume its downward trend. The rate cut decision was not unanimous. Fed Chair Jeremy Powell and 8 members voted for the quarter point cut, while 3 members dissented, the highest number in 6 years. पुनीत जी, भारतीय बाजार के लिए ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु बनकर के उभरेगा और आने वाले समय में हमें क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए यूएस फेडरल रिजर्व कट से? बिल्कुल, देखिए प्राची, अगर जो यूएस पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो है, ये सिर्फ अमेरिका के बाजारों को ही प्रभावित नहीं करती, ये पूरे विश्व के बाजारों को प्रभावित करती है। उसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर ऑफ लिक्विडिटी है, यानी वो रिजर्व करेंसी जो डॉलर वो प्रिंट कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो जब भी वो चाहते हैं तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा सकते हैं अमेरिका के अंदर, और वो डॉलर की सप्लाई ना सिर्फ अमेरिकन बाजारों को सपोर्ट करती है, वो पूरे विश्व में फिर वो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, यानी वहां से डॉलर निकल करके दूसरे बाजारों में जाते हैं और वहां पर उस पर निवेश करते हैं और वहां पर हम प्राइसेस को बेटर देखते हैं। तो अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी जो पूरे विश्व के बाजारों में, सभी बाजारों को पूरा काफी बड़ा भारी उस पर प्रभाव रहता है। तो अगर अमेरिका जो अभी डायरेक्शन में चल रहा है, यानी इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ला रहे हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट अगर वो बढ़ाते हैं, तो हमारे बाजारों में जो एफआईआईज काफी दिनों से सेलिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो एफआईआई की सेलिंग रुक जाएगी और वहां पर उससे बाजारों को सपोर्ट मिलेगा। तो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे। So, Puneet, the Fed cut rates for the third consecutive time, as we also read a while back. It has also signaled a pause.
with policy makers forecasting inflation to fall. We heard Jeremy Powell talking about it, to 2.4%, economic growth to accelerate to 2.3%, and unemployment to hold at 4.4% by the end of 2026, driven by anticipated productivity gains from AI. So how do you read this outlook? So, of course, the Fed chair, and let me kind of underline the outgoing Fed chair, because he'll be 6 leaving more months, 6 more months. He has, of course, painted a very Goldilocks kind of scenario for U.S. economy. And according to him, inflation will stabilize at lower levels. Unemployment will also be will kind of stabilize, and there will be economic growth. So I don't think such a scenario actually holds promise, at least in the current scenario. My guess is that we will see inflation in America becoming becoming stronger going forward because of tariffs, essentially. And what we noticed was that while the US Fed was cutting interest rates, the 10-year bond yields in America have not come down. They still continue to be at 4.14%, 4.15%, which is very high. So my guess is that this path of monetary policy and economic growth is not going to be as easy as the Fed chair has made out yesterday. And if you look at of course, the American markets reacted very positively to the statement. They jumped yesterday. But I think we will see some kind of reality check going forward. President Trump also criticized the Fed quarter point interest rate cut yesterday as insufficient. He said that it could have been doubled, and I'm quoting him, at least doubled. And he attacked Fed chair as a stiff and a deadhead who is stifling economic growth. And you, as an economist, how do you read this kind of a comment? How would have the double rate cut affected the international markets? So, Rajesh, I think the first important thing is that it is unfortunate that such comments are made about heads of any institution, whether political or economic administration. For hundreds of years, almost 150, 200 years, it has been American policy to keep the Fed independent of political pressures. And I think everybody expects more credibility for US Fed if the politicians don't interfere in the working. However, we have seen President Trump has been imposing his wish. But good to see that he also holds his ground. I'm talking about Fed chair. Yeah, he holds his ground. And so far he's done very well. But assuming that the US were to take the path of very aggressive rate cuts, then I think the inflation, which is already a problem. See, inflation is at 3% in USA. If America goes for more aggressive rate cuts, maybe another 100 points or 150 basis points, then I'm sure inflation will become a very significant problem for the American economy. And somehow, of course, political quarters don't seem to factor that into their equation right now. They want more liquidity, more prosperity through higher income in people's hands. But there is a flip side of the coin, which is higher inflation, and they don't seem to factor that into. श्रोताओं, आइए रुक करें एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। जापान का निकेई सूचकांक 0.9%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.7%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 0.6% और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। वहीं सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स 0.2% बढ़ा। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज मिले जुले रुख के साथ कारोबार करते नजर आए। फ्रांस का कैक लगभग 0.3% और लंदन का फुत्सी 0.1% बढ़त में दिखाई दिए। वहीं जर्मनी का डैक्स नकारात्मक रुझानों के साथ समाचार तैयार किए जाने तक सपाट नजर आया। Wall Street closed higher on Wednesday following the Federal Reserve's rate cut decision. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average surged over 1%, the S&P 500 advanced nearly 0.7%, and the Nasdaq Composite Index added more than 0.3%. Meanwhile, investors are anticipating further rate cuts in the future, despite the central bank signaling a pause for now. Moving on, the Union Minister of Commerce and Industry, Mr. Piyush Goyal, today said
that no stone will remain unturned to ensure a fair, equitable and balanced India-EU free trade agreement. He said this while addressing the India-Italy Business Forum plenary session in Mumbai alongside Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy, Mr. Antonio Tajani. India is very committed also to the free trade agreement, which will create the enabling framework, which is a win-win for both European Union and India. I do believe we should be able to get this over the finishing line. The minister added that India's partnership with Italy will play a pivotal role in unlocking new opportunities and driving the shared developmental goals of both the countries. Today's forum has built upon the excellent work the two teams had done, both in New Delhi and when I led probably India's largest trade delegation to Europe, to Italy earlier this year, to Brescia. I can see serious interest in Indian businesses, both for investment, for trade, for collaborations, for joint ventures, for working together on R&D, working together in different sectors. So India-EU free trade agreement, what are your expectations? So Rajesh, I think like we know that so we have three major trading blocks for India. So we have China, our trade with China is very significant, then US and then European Union, which is also a very significant trading partner for India. And in the new trade paradigm of the world, I think FTAs, the free trade agreements, have become very important because tariffs then can be controlled, can be managed. And I think there's huge opportunity for India in the European Union. Honestly, I think India has not explored that possibilities in the full potential at present. And if there is an FTA, the free trade agreement is signed, I think this trade segment will really grow significantly. So it's a great opportunity, like the minister said, and I think it will unlock in the next couple of years. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नाबार्ड ग्रामीण आर्थिक स्थिति और रुझान के हाल ही में हुए 8वें दौर के सर्वेक्षण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में मजबूती और व्यापक पुनरुत्थान का प्रदर्शन हुआ है। पिछले एक साल के दौरान आय में वृद्धि और पारिवारिक कल्याण में सुधार के संकेत मिले हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले साल के मुकाबले 80% ग्रामीण परिवारों ने अधिक खपत किए जाने के बारे में बताया। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया है कि मासिक आय का 67.3% उपभोग में खर्च होता है, जो सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से सबसे अधिक है। मंत्रालय का कहना है कि ये जीएसटी दरों में सुधार होने की वजह से संभव हो पाया है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि 42.2% ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि देखी गई। ये मजबूत भविष्य की संभावनाओं को भी दर्शाता है। पुनीत जी, मजबूत भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है, क्या अपेक्षाएं हैं इससे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सर्वे है और क्योंकि भारत की जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है, सतत विकास, बिल्कुल वो देखिए रूरल सेक्टर से, बिकॉज हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है, हालांकि जो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो अर्बन एरिया से आता है, लेकिन जो कंज्यूमिंग क्लास है, जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं, वो हमारे रूरल भारत में है, सब जानते हैं इस बात को। और वहां पर जब खुशहाली आएगी, इनकम्स बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तभी भारत में सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आ सकेगी। आज एक और बहुत बढ़िया आंकड़ा मैं देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा था, और उस आंकड़े के अनुसार जो इसी सर्वे का शायद वो हिस्सा है, उसमें यह था कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, पहली बार उन्होंने जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे ज्यादा पैसा खर्च किया है और जो कंजम्पशन का आइटम है, यानी खाने का जो आइटम है, उस पर पैसा कम खर्च हुआ है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि जो हमारे जो कम आय के जो वर्ग के परिवार होते थे, वो खाने पे उनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था, लेकिन अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे हम देख रहे हैं कि वहां खर्च कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा ट्रेंड है और आने वाले समय में इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि जो भारत का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है, वो रहेगी। कारण ये भी बताया जा रहा है कि जीएसटी के दरों में सुधार की वजह से, सुधार एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से इस तरीके की कंज्यूमर्स जो है वो खपत हुई है वहां पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें, और बिल्कुल जो आंकड़ा मैंने अभी जिक्र किया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं या कंज्यूमेबल्स हैं, वहां पर कंजम्पशन ज्यादा हुई है बनिस्बत खाने की चीजों जिसपे जीएसटी का पहले भी कोई दर नहीं थी उस पर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो पॉलिसी स्टेप लिया गया जीएसटी का, वो सही दिशा में एक स्टेप है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और इस प्रकार के रिफॉर्म्स सपोर्ट करेंगे कंजम्पशन को।
The equity mutual funds have witnessed a strong surge in November this year, with inflows rising over 21% on a monthly basis to 29,911 crore rupees as compared to 24,690 crore rupees in October. However, on a yearly basis, inflows were down 17% from 35,943 crore rupees recorded in November 2024. According to the data from the Association of Mutual Funds in India, the total net assets under management AUM of the mutual fund industry rose over 1% to 80.80 lakh crore rupees in November as compared to the previous month. Among equity segments, Flexi Cap Fund attracted major inflows of over 8,000 crore rupees. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की 2 श्रृंखलाओं के लिए 12,801 रुपए की प्रति यूनिट का मोचन मूल्य निर्धारित किया है। बैंक ने एक बयान में कहा है कि 11 दिसंबर 2017 को जारी एसजीबी 2017-18 सीरीज 11 के यूनिट धारकों को परिपक्वता पर ये राशि प्राप्त होगी। उन्होंने मूल रूप से 2,954 रुपए प्रति यूनिट पर सदस्यता ली थी और 2.5% वार्षिक ब्याज भी अर्जित किया है। Global crude oil prices fell over 1% today as investors shifted focus back to Russia-Ukraine peace talks. Traders were also monitoring the potential fallout from a U.S. seizure of a sanctioned oil tanker off the coast of Venezuela. Brent crude was trading over 1.1% down at $61.50 per barrel, while WTI crude was trading around 1.2% down at $57.78 per barrel when reports last came in. Meanwhile, the International Energy Agency upgraded its 2026 global oil demand growth forecast while trimming its supply growth predictions in its latest monthly oil market report released today. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.8% at 1,30,860 rupees per 10 grams, and silver was trading almost 2.5% up at 1,93,060 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक फरवरी अनुबंध का सोना लगभग 0.7% मजबूत होकर 1,30,680 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि मार्च अनुबंध की चांदी 2.4% बढ़त के साथ 1,93,317 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत जी, सोना तो सोना, चांदी भी चांदी। हाँ, बिल्कुल। तो अभी तो देखिए, आपने अभी ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक न्यूज पढ़ी और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी ये। इसमें 2017-18 यानी करीब 7-8 साल पहले जो जिन निवेशकों ने 29,954 पर यूनिट लिया, ग्राम पे इन्होंने परचेज करा था, आपने पढ़ा ये, और वो उनको 2.5% ब्याज भी मिला साल का, और साथ में वो अब जो रिडेम्पशन है वो करीब 3 गुना 1,28,000 रुपए पर 10 ग्राम्स के हिसाब से वो रिडीम उन्होंने किया है। तो सोने में तो बहुत मजबूती रही है पिछले 7-8 वर्षों में, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि चांदी में जो आज नया रिकॉर्ड एक बनाया, $61 का स्तर बनाया पर ट्राई आउंस चांदी का, जो अब तक का हिस्ट्री में सबसे ऊंचा स्तर सिल्वर का है। तो सिल्वर का इस वक्त चमक ज्यादा है, ज्यादा डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। तो डेफिनेटली बिल्कुल आपने सही कहा, तो चांदी है लोगों इन्वेस्टर्स की। बिल्कुल। पुनीत जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर। Benchmark domestic indices rise over 0.5%. Sensex gains more than 400 points. Nifty settles around 25,900. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says no stone will remain unturned to ensure free, equitable and balanced India-EU free trade agreement. And global crude oil prices fall over 1%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.
Market Mantra.